हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन शॉट ऑफ सॉलिड स्टेट की। एक ही शॉट में पूरे पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर को निपटा देंगे वन शॉट। और ये स्पेशली डिजाइन कर रहा हूं मैं स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में तो नहीं रहा है अभी सॉलिड स्टेट। और एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस चैप्टर का ओवरव्यू लेने में, ठीक है। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो, ओवरव्यू आपको अच्छे से मिल जाएगा, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट और डालने पड़ेंगे। क्लियर है? तो देखो इस वीडियो को और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ सब्सटेंस हैव डेफिनेट शेप मास एंड वॉल्यूम। एक फिक्स शेप होती है, मास होता है, वॉल्यूम होता है। दीज आर जनरली नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते इनको, और भी कई फीचर्स होते हैं। तो सॉलिड के दो टाइप होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, और बड़ा फेमस डिफरेंस बनता है इनका। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। क्या डिफरेंस है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एंड एक अमरफस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स बिल्कुल ना पास पास लगे होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसे कहते हैं, है कि नहीं? सुना होगा आपने ये वर्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूं, एक वर्ड होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बनाने वाले पदार्थ। किसी भी चीज को जो बनाने वाले होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे। जैसे अपना चैनल आप लोगों की हेल्प की वजह से बन रहा है, चला हुआ है, तो आप लोग इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो। केमिस्ट्री में हर एक चीज किससे मिलके बनती है? एम से मिलके बनती है। एम बोले तो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। एटम किसे कहेंगे? जैसे Na है, Cl है, दोनों अलग अलग है, दे आर एटम्स। अगर वो कंबाइन हो जाते हैं NaCl तो वो बन गया मॉलिक्यूल, और कंबाइन के बाद अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं दे बिकम आयन। तो हमने पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स ना बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसे हम लोग क्या लिखेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। कैसे पैटर्न में अरेंज है भाई? एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। और इसकी बात करता हूं, अगर अमरफस सॉलिड की बात करूं तो इसमें पार्टिकल्स का ना कोई पैटर्न नहीं होता, पार्टिकल कहीं भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। यहां पे कौन सा पैटर्न रहता है भाई? इरेगुलर पैटर्न रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं। दीज आर हार्ड, ये बढ़िया वाले हार्ड होते हैं, ठीक है। और इनकी बात करें तो दीज आर लेस हार्ड एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये उतने वाले हार्ड नहीं है जितने की क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इन्हें बोला जाता है ट्रू सॉलिड। दीज आर ट्रू सॉलिड्स। और ये सॉलिड के नाम पे कलंक है, ये धब्बा होते हैं। दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? धोखा, नकली। स्यूडो सॉलिड्स, या फिर इनको जनरली क्या भी बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सारे पास पास होते हैं, सारे एक दूसरे से लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? पार्टिकल्स की लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या रहेगी? लॉन्ग ऑर्डर रहेगी। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट शॉर्ट ऑर्डर होती है, ठीक है। मतलब गैप बहुत होता है तो ज्यादा दूर तक नहीं चलते, थोड़े थोड़े से होते हैं।
एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा जो मेटल्स होती हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल इसके 3-4 एग्जाम्पल है बड़े फेमस है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बोले हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपने अच्छे से पढ़ने हैं। इनकी बात करूं तो दीज आर एनआइसोट्रोपिकल इन नेचर। ये क्या होते हैं? एनआइसोट्रोपिकल होते हैं। और इनके अंदर बात करूं तो दीज आर आइसोट्रोपिकल इन नेचर। मैं भी समझाता हूं आपको क्या मतलब होता है इनका। याद रखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिकल होते हैं और अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? आइसोट्रोपिकल होते हैं। इसका शॉर्टकट कैसे याद रखोगे आप लोग? आइए एसी में बैठते हैं। आइए कहां पे बैठते हैं? एसी में बैठते हैं। आई मतलब आइसोट्रोपी इज शोन बाय अमरफस सॉलिड एंड एनाइसोट्रोपी इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइसोट्रोपी को कौन शो करेगा? अमरफस सॉलिड। एंड एनाइसोट्रोपी को कौन शो करेगा भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दैट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। होप कि दिख रहा है, मेरा पेट बीच में नहीं आ रहा होगा। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। और इनकी बात करूं तो दे मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक रेंज के अंदर मेल्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं कि यार एक ना मोबाइल है, वो 35,000 का, 35,370 रुपए का है, तो ये शार्प हुआ। जो मैंने बोला उसी उतने का मिल गया। अब मैं आपको बोलता हूं एक किताब आ जाएगी, वो 35-40 हजार की आ जाएगी। वो रेंज की बात बता दी ना। तो जिसमें रेंज होती है वो होता है अमरफस सॉलिड, और जिसमें फिक्स बात होती है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अभी हम बात करें तो दो प्रॉपर्टीज की, एनाइसोट्रोपी की एंड आइसोट्रोपी की। बेटा देखो, अभी वैसे तो मैंने डीप में भी करा रखी है, बट अभी डीप में नहीं जाऊंगा मैं, अभी शॉर्टकट में निपटाता हूं। एनाइसोट्रोपी किसे कहते हैं? इसके लिए याद रखो डीडी। डीडी दूरदर्शन, डेली डेयरडेविल्स, नाम सुना होगा। तो डीडी का मतलब क्या है? दो सॉलिड विच शो या विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या विच शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपिकल बोलते हैं। और एग्जांपल मैंने बता दिया, एनाइसोट्रोपी को कौन शो करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जैसे कि मेटल जो होती हैं उनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब इन प्रॉपर्टी की बात हो और ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है प्रॉपर्टीज, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे एनाइसोट्रोपी हुई है। और एनाइसोट्रोपी कौन शो करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। अगली बात करते हैं तो आइसोट्रोपी। आइसो वर्ड हमने सुना हुआ है। अब इसके लिए याद रखो आप लोग एसडी, सन्नी देओल, एसडी स्कूल मारे वाला, ठीक है ना। एसडी का मतलब क्या होता है? विच शो, विच शो, एस का मतलब होता है सेम, विच शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, विच शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कैसी शो करेंगे? सेम शो करेंगे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिकल सब्सटेंस बोलते हैं। और आइसोट्रोपी को कौन शो करता है? अमरफस सॉलिड शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इसको याद रखने का शॉर्टकट क्या रहेगा? IMCM, ठीक है, केजरीवाल, IMCM। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आपसे पूछे जाए तो इसका शॉर्टकट क्या है? IMCM, IMCM। आई मीन्स होता है भाई आयनिक सॉलिड। किसे बोलते हैं? आयनिक सॉलिड को। एम किसे कहते हैं? मेटालिक सॉलिड को। सी किसे कहेंगे? कोवलेंट सॉलिड को, कोवलेंट सॉलिड। और फिर इस एम का मतलब क्या है?
इस M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। रिपीट कर रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप होते हैं, IMCM, IM चीफ मिनिस्टर करके याद रखो, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात यह है कि आयनिक सॉलिड किन से मिलकर बने होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बनेंगे? आयन से। आयन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कटायन एंड एनायन। कोवलेंट सॉलिड किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये किससे मिलकर बनेंगे? मॉलिक्यूल से। अब देखो मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। मेटल की सबसे खास बात क्या होती है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका रीजन क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाता है ना, जंप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वो साइड खाली हो जाती है, पॉजिटिव होल बोल देते हैं उन्हें, और उन पॉजिटिव होल का नाम होता है कर्नल्स। तो मेटालिक सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं? कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें क्या होंगे? कर्नल्स भी हो सकते हैं। कर्नल्स किसे कहेंगे? जो पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं। अगली बात, इनको कोई ना कोई फोर्स बाइंड भी करेगी, जोड़ के भी रखेगी। आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है? जो आपने सुना है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? वो होता है मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है? मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो होगा वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस कह सकते हो आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हो, वो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में ही ऑपरेट करता है। वैन डर वाल फोर्स हमने पी ब्लॉक में भी देखा था, पढ़ा था हमने। ठीक है, जो बच्चे बाद में देखेंगे देख लोगे, वैन डर वाल फोर्स 11th क्लास में भी था, स्टेट्स ऑफ मैटर में। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है वो बनता है अबाउट देयर कंडक्टिविटी, कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं। मेटल्स की बात करता हूं तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें से करंट अच्छे से पास हो जाता है। कोवलेंट सॉलिड की बात करूं तो दे आर इंसुलेटर। ठीक है, उनमें से करंट पास नहीं होता, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑल्सो इंसुलेटर। सबसे जरूरी जो क्वेश्चन बनता है वो आयनिक सॉलिड से बनता है, दैट दीज आर इंसुलेटर। क्या होते हैं भाई? ये इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? अच्छा, मोल्टन क्या है कि अगर आप इनको मेल्ट कर दोगे तब भी इनमें से करंट पास करवाया जा सकता है, और या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन, इनको पानी में डाल दो तब भी इनमें से करंट पास करवाया जा सकता है। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल की बात करूं तो NaCl हो सकता है। मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल की बात करूं आयरन, एल्यूमिनियम, है ना। कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, और यहां पे बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल, मैं एक ही की बात कर रहा हूं, जैसे CO2 हो गया। क्लियर है? तो इस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इनका ये है, आयनिक सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि आपको एग्जांपल देना होता है। क्या है? तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन मोल्टन स्टेट। कहां पे नहीं होते? सॉलिड स्टेट में इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होती? बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, इनके आयंस मूव ही नहीं कर सकते। अब देखो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, स्पेशली अगर मैं हरियाणा बोर्ड की बात करूं तो क्या क्वेश्चन बनता है? अबाउट स्पेस लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है ये, और इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊं, इस चैप्टर के लगा लो 70% तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा 70%, तो 50% पोर्शन इस टॉपिक में घेर रखा है। ठीक है, स्पेस लैटिस को हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन करूं तो मैं किस तरह डिफाइन करूंगा? 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles
इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। जब आप कांस्टेंट पार्टिकल्स को, कांस्टेंट पार्टिकल बोले तो एटम आयन मॉलिक्यूल को अरेंज कर दोगे 3D स्पेस के अंदर। 3D मतलब 3D समझते हो ना, एक छोटा बीम है वो 2D है, मोटू पतलू वो 3D। 3D मतलब जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सबकी बात की जाए। ए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ठीक है, जिसमें हर जगह पे पार्टिकल्स लगे हों, ठीक है। जब हम पार्टिकल्स को 3D में अरेंज कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। बहुत से बच्चों से डायग्राम नहीं बनता, इस डायग्राम को ध्यान से समझो। इस तरह बना दोगे एक क्यूब। अब हर एक लाइन का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ले लेना, हर एक लाइन के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, ठीक है। अब हर एक लाइन के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लिया और इनको जोड़ के ना प्लस का साइन बना दो। इनको जोड़ के किसका साइन बना दोगे, प्लस का साइन। ओहो कहां चले गए, रास्ता भटक गए थे ना, भटकना नहीं है तो भटक दिए होगा। अब क्या करो, सबसे बाहर के पॉइंट से सबसे बाहर का पॉइंट मिला दो, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट। सिमिलरली सबसे बाहर के पॉइंट से बाहर का पॉइंट, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट, ये आपने मिला दिए। फिर इस तरह से ये क्या है, स्पेस लैटिस है। एक बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है यूनिट सेल। यूनिट का मतलब होता है एक और सेल का मतलब होता है कमरा। जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में कमरा होता है, उस कमरे को हम कहेंगे यूनिट सेल और उस पूरी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेस लैटिस बोलेंगे। यूनिट सेल को अगर मैं डिफाइन करूं तो किससे डिफाइन करूंगा, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन, कंप्लीट पोर्शन which repeated over and again to make space lattice, to make space lattice। एक छोटा सा बट एक पूरा पोर्शन है जो बार बार रिपीट होगा और बार बार रिपीट होकर वो एक पूरी स्पेस लैटिस को बना देगा। जैसे बिल्डिंग में कमरा बार बार एक जैसे कमरे होते हैं ना बहुत सारे, वो कमरे रिपीट हो के किसको बना देते हैं, एक बिल्डिंग को बना देते हैं। वैसे ही क्या होता है, यूनिट सेल होता है। जैसे मैं इस पोर्शन को कवर कर देता हूं तो इट इज यूनिट सेल, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे तभी क्या बनेगा, एक यूनिट सेल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या है, अब देखो आपने जो पार्टिकल लगाया ना वो कहीं भी नहीं लगा दिया, आपने वो पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे लगाए हैं, ठीक है। इन पोजीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। अब जैसे हम कोई कमरा बनाते हैं ना, कोई कमरा बनाएंगे तो हम फिक्स अरेंजमेंट करेंगे ना पार्टिकल्स की, ईंटों की, रेत की, फिक्स करेंगे। तो नहीं कहीं से भी आप एक दीवार निकाल दोगे, कहीं भी ईंटें लगा दोगे, वैसे तो नहीं होता, फिक्स होता भाई हाँ सीधी लेके जानी है फिर इधर मोड़ देना है। ऐसा ही इनमें है, पार्टिकल्स आपने हर जगह नहीं लगाए हैं, फिक्स पैटर्न में लगाए हैं। तो दो पोजीशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय, वो पोजीशन जो कि घेर ली गई है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, लैटिस पॉइंट बोलने वाले हैं। अब आगे यूनिट सेल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब वो जो एक कमरे की बात कर रहे थे। अच्छा एक मैं बात बताऊं, ये जो चैप्टर है ना सॉलिड स्टेट, इसका 90% पोर्शन हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल समझते हो ना, सोची समझी बातें हैं। रियल में ऐसा कुछ होता है कोई नहीं करता, इमेजिनेशन की बातें हैं। तो केमिस्ट्री में यार कई जगह ना आपको इमेजिन करने की पावर अच्छी होती है और हम इंडियंस कुछ भी इमेजिन कर जाते हैं, ठीक है। हम तो चलती हुई लड़की को देख के इमेजिन कर जाते हैं कि हाँ वो कुछ हो सकता है, ठीक है। चलो वो इमेजिन नहीं करना, टॉपिक पे आते हैं। तो यूनिट सेल की बात करते हैं। अभी बताया मैंने आपको, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस। छोटा पोर्शन जो कि बार बार रिपीट होगा और स्पेस लैटिस को बनाएगा, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं। अब दो तरह के यूनिट सेल होते हैं भाई, कौन कौन से, फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सारे के सारे यूनिट सेल को इन्हीं में डिवाइड किया गया, प्रिमिटिव में एंड नॉन प्रिमिटिव में। जैसे कि एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है यूनिट सेल। ठीक है, अगर आपके पास कोई यूनिट सेल है और उसमें पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, देन दिस यूनिट सेल विल बी नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। अच्छा, किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स तो होंगे ही, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और जिसमें कॉर्नर के अलावा कहीं और भी है वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। आप क्या लिखोगे, इन विच constituent particles are present only at corners, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है भाई, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, only at corners, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जिसमें constituent particles are present at corners as well as at some other position are called non primitive unit cell, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे हो प्रिमिटिव, और जिसमें कॉर्नर के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव। एग्जांपल की बात करें तो प्रिमिटिव का एग्जांपल होता है एससी, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल होता है बीसीसी, नाम सुना होगा ना बीसीसी, भारत केमिस्ट्री क्लासेस सुन लेना यार, जरूरी है ये। ठीक है, बीसीसी, उसके बाद एफसीसी, उसके बाद ईसीसी, ये होते हैं बेटा। ठीक है, अब वैसे मैं बात हूँ अपने चैनल की ना, जो स्टार्टिंग जब चैनल बिल्कुल स्टार्ट किया था ना, सॉलिड स्टेट से किया था, तो एक बार पुरानी वीडियो देख लेना, शायद आपको अच्छे समझ में आ जाए ये। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की पावर चाहिए इनको समझने के लिए, इन यूनिट सेल को। अच्छा, ये तो पता लग गया प्रिमिटिव यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इनके फर्दर टाइप है क्या, एक है एससी, एससी को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। उसके बाद क्या है भाई, सिंपल क्यूबिक के बाद है बीसीसी, बीसीसी इज, एक तो वही है जो मैंने बोला भारत केमिस्ट्री क्लासेस, इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद है एफसीसी, एफसीसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है भाई ईसीसी। अच्छा, ये ईसीसी ना दो होते हैं, एक ईसीसी होता है और एक ईएनसीसी होता है। ईसीसी को बोलते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक, एज सेंटर्ड क्यूबिक, और ईएनसीसी को क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। क्लियर, तो बेटा जी ये होते हैं यूनिट सेल, एससी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी एंड ईएनसीसी। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होंगे। बेटा जी देखो, या तो इनको समझ लो अच्छे से, ठीक है, और अभी वन शॉट में तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, डिटेल वाली वीडियो देख लेना अगर आपको डीप में समझना है, वरना याद रख लेना अभी। जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, ओनली एट कॉर्नर। अब बीसीसी में क्या होगा, मैंने एक चीज तो आपको बोल दी, कोई भी यूनिट सेल पार्टिकल्स कहां पे तो होते ही हैं, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, जिसमें कॉर्नर के अलावा कहां पे हो, बॉडी के सेंटर में भी हो, कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, तो उसमें पार्टिकल कहां पे होंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, अभी बॉडी का सेंटर ये रहेगा, ठीक है। फेस सेंटर क्या रहेगा, जिसमें भाई पार्टिकल कहां पे होंगे, अभी देखो बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात याद रखना, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, ठीक है, कॉर्नर्स पे होना एक नॉर्मल बात है। उसके अलावा फेस के सेंटर पे होंगे, फेस सेंटर होता है ये, ठीक है। एज सेंटर की बात करते हैं। अच्छा, यूनिट सेल ना ऐसे होते हैं, ये मैंने क्यूबॉइड टाइप से बना दिए, क्यूब टाइप से होते हैं यूनिट सेल, इस तरह के, जिसमें पार्टिकल्स कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे, एज वेल एज एज सेंटर, एज के सेंटर में, ये एज सेंटर, ये है भाई, ये रहा, ऐसे।
ठीक है। और एंड सेंटर्ड में क्या रहेगा, जिसमें पार्टिकल कहां पे होंगे, एंड सेंटर पे। एंड किसे कहते हैं, किनारे। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना आमने सामने वाले, ऐसे ही इसमें भी दो किनारों पे लगा देने अपने पार्टिकल्स, फ्रंट फेसिंग, इस तरह से। ठीक है। इसमें पार्टिकल कहां पे होंगे, कॉर्नर पे, एज वेल एज सेंटर ऑफ फेस या फेस सेंटर। नाम से क्लियर है, फेस सेंटर में, फेस के सेंटर में होंगे। इसमें पार्टिकल्स कहां पे होंगे, कॉर्नर पे, एज वेल एज सेंटर। कहां पे होंगे भाई, एज सेंटर में। इसमें बात करें एंड सेंटर में क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे, एज वेल एज एंड सेंटर पे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या फंडा है, मेन बात होती है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होते हैं। हर एक यूनिट में आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि सबसे जरूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल करोगे, आपको फॉर्मूला निकालना होता है, बहुत से टॉपिक बनते हैं फॉर्मूला निकालने वाले, आपको डेंसिटी निकालनी होती है। तो इस चैप्टर में 2 ही 3 टॉपिक हैं, ये 2 ही हैं ज्यादा फेमस। तो इनके लिए आपको जरूरी नंबर ऑफ पार्टिकल पता हो। अब आपको बताना चाहिए कॉर्नर में कितने पार्टिकल होते हैं, 8, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। अब मान के चलो यार एक कमरा है और उस कमरे में हर जगह कमरे बने हुए हैं, इधर उधर दाएं बाएं हर जगह, ऊपर नीचे हर जगह। और हम क्या करते हैं, कोने के आप एक फुटबॉल कर दे और हम इमेजिन करें वो कितने कमरों में टच होगी, वो 8 कमरे में टच होगी। बेटा अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मैंने डीप में बताया हुआ कैसे वो टच करेगी। तो यहां से कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 1। अब हर एक में क्या है, कॉर्नर पे तो है ही है पार्टिकल, मींस 8 इंटू 1/8 तो रहेगा ही सब में। प्लस बात करते हैं बॉडी सेंटर में क्या है, जिसमें पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी हो। जैसे ये एक रूम है, यहाँ पे एक बॉल है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, वो कितने यूनिट सेल के टच में रहेगी, किसी और के तो टच में वो है ही नहीं। एक का कंट्रीब्यूशन एक के साथ है, तो यहां से 1 + 1 और ये कितना हो गया, 2। अब बात करते हैं किसकी, हम फेस सेंटर की। फेस किसे कहते हैं, जैसे ये एक कमरा है, इसके कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, समझ लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, फेस सेंटर। ये एक फेस है, ये इसका सेंटर है, मैं इसके आर पार फुटबॉल कर दूं तो वो कितने कमरों में टच होगी, इसमें और साइड वाले में। ऐसे ही हर एक के साथ है, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, टोटल आपका 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईसीसी की बात करते हैं। ईसीसी में क्या रहेगा, ईसीसी में क्या रहेगा भाई, एंड कितने होते हैं, एंड मतलब कोने, ठीक है, कॉर्नर होते हैं ना, कोने तो भुजाएं बोलते हैं ना, भुजाएं इस तरह से लाइन से होती है। अभी लैंटर में ऊपर की तरफ देखो, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या है, 12 है। और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 होता है, मेरी तरफ से याद रखो। तो यहां से कितना आ गया, 4। अब एंड कितने होते हैं, नदी के किनारे कितने होते हैं, जैसे नदी है, नदी के किनारे होते हैं 2। अब किसी एंड सेंटर के आर पार फुटबॉल कर दो, आपने इसके आर पार फुटबॉल कर दी, वो कितने के साथ टच होगी भाई, 2 होते हैं। और हर एक कितने के साथ टच होती है, 2 के साथ, तो ये 2। ये कैसे याद रख सकते हो, 1 2 का 4 एंड 4 2 का दोबारा से 1, 1 2 का 4 4 2 का 1। क्लियर, थोड़ा सा टाइम लगाओ, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला टॉपिक है जिससे श्योरली क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आप कुछ भी कर लो उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ब्रेवियस लैटिस, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं। बढ़िया ट्रिक से करते हैं, श्योरली से क्वेश्चन बनेगा। इसको ना ऐसे याद रखो यार, एक भाई साहब थे जिनका नाम था ब्रेवियस, स्पेलिंग थोड़ी सी हो तो चल एडजस्ट कर लेना, ब्रेवियस लैटिस। मेरी बात सुनो आप लोग, अभी जैसे आजकल है ना, आजकल पढ़े लिखे होते हैं ना, तो क्या होता है, ज्यादातर 2 बच्चे होते हैं मोस्टली। हमारे टाइम में बात करें तो 3 होते थे। अब अगर हम अपने दादा दादी की बात करें, नाना नानी की बात करें, तो वहां पे ऐसे 1 2 की बात नहीं होती, तो वहां पे दर्जनों के हिसाब से बात होती है। ये वो तेरे कितने दर्जन है, ये इस तरह से, मेरे तो आधे दर्जन है, तेरे मेरे तो 1 है, इस तरह से बातें होती थी। क्लियर, तो फैक्ट है, आप लोग करना, नोटिस होते हैं बहुत सारे। अब आजकल तो क्या होता है, अगर एक लड़का हो जाए, जैसे हमारी पीढ़ी की बात करें अभी जो, तो एक अगर लड़का हो गया तो वो शायद वहीं पे रोक देते हैं, या फिर 2 मोस्टली, इससे ज्यादा नहीं होता। तो हम बात करते हैं ब्रेवियस की, ये हमारे दादे परदादे के टाइम के हैं, और दर्जनों के हिसाब से बात होती है। इनके थे 7 बच्चे,
ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी इसकी, सीटी उर्मिला को, सीटी उर्मिला को मारता है, कौन मारता है, रोहित त्रिवेदी, रोहित त्रिवेदी, सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। अब इनका नाम करें तो इसका नाम होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, 5 मिनट लगेंगे तुम्हें याद हो जाएगा साथ के साथ। एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, और ये बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको भी। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, आरएचओ का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, एनटीआरआई का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है बेटा जी, ये होते हैं नाम। अब ये है फैक्ट्री का पहला पीस और ये है फैक्ट्री का आखिरी पीस। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हो जाते थे ना, आप घर में लेके चलो, अगर आप कहीं सारे बहन भाई हो ना, तो जो सबसे बड़ा है ना वो मोस्टली खड़ूस होते हैं थोड़े से। अब आप में से कहोगे सर हम बड़े हैं, हम तो खड़ूस नहीं है, ये बातें हैं, बट सच्चाई है कि बड़े थोड़े खड़ूस होते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं चिल मारू, बिल्कुल इंजॉय करते लाइफ को, माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं वो, उनपे कोई बर्डन नहीं पड़ता, ठीक है। ये भाई साहब खड़ूस है बिल्कुल, और शरीफ होते हैं, बड़े वाले बहुत शरीफ होते हैं, छोटे वाले ऊत, सारे उल्टे काम इन्होंने करने हैं। अच्छा, हमने जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है एक्सियल लेंथ में एंड एक्सियल एंगल में। हमें इन दो में रिलेशन निकालना है, एक्सियल लेंथ में एंड एक्सियल एंगल में। लेंथ होती है एबीसी एंड एंगल होता है अल्फा बीटा गामा। तो ये है बड़ा बेटा, अच्छा बेटा, शरीफ बेटा। तो इसमें क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये है सबसे ऊत वाला, सबसे ज्यादा उल्टे काम करता है ये। इसमें क्या होगा, a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, सबसे उल्टा है तो सबसे अलग जाएगा, होता ना। पहला पीस है, बोलते हैं तेरा बड़ा भाई तो ये बोल रहा है, ये बिल्कुल एंटी जाएगा। अच्छा वैसे बोल रहा है क्या, मैं नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अलग हूं, a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c। अच्छा अभी क्या कर दो, कम कर दो, a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, फिर एक और कम कर दो, a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, फिर उल्टे स्टार्ट कर दो, a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, ये यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू b बट नॉट इज इक्वल टू c, और ये यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले में सब कुछ बराबर होगा, लास्ट वाले में कुछ भी बराबर नहीं होगा। फिर एक कम किया, फिर एक और कम किया, फिर इसका रिवर्स स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल में क्या रहेगा भाई, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा बच्चा है ना, सब कुछ बराबर बोलेगा। लास्ट वाला उल्टा है, भूत है बिल्कुल, ये कुछ भी बराबर नहीं बोलेगा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल जब आप याद करोगे ना, पहले तीन के सेम रहते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक काम करना, वीडियो को खत्म होने के बाद ना प्लीज इसको बना लेना एक दो बार, ठीक है। और ये तो अभी याद हो ही गया होगा, सीटी और को मारता है कौन, रोहित त्रिवेदी। तो पहले तीन केस तो सेम रहते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सबसे पहले अलग होएगा यहां से बेटा, जब वो आ जाती है ना काले बाल वाली, समझते हो, बहू आ जाती है, बेटे अलग हो जाते हैं, ठीक है। बेटा अलग हो गया, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा अलग हो गया, इमोशनल हो जाती है माँ, पूरे इतनी 24, 25, 26 साल पाला होता है, और वो काले बाले वाले ने अपने बस में कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बीटा अलग हो गया, बेटा अलग हो गया, इमोशनल होगी माँ, माँ का हो गया बीपी हाई, गामा इज इक्वल टू कहां 120 डिग्री। एक बार बेटा 90 से अलग हो गया, एक बार गामा 90 से। अब यार 120 के इक्वल 8 में से 90 के इक्वल तो नहीं है ना, तो अब की बार क्या होगा, ये सारे पंगा ले लेंगे किससे, 90 से। सारे किसके इक्वल नहीं है, 90 के इक्वल नहीं है, समझ रहे मेरी बात। सबसे पहले अलग हुआ बेटा, 90 के इक्वल नहीं है, फिर इमोशनल होगी माँ, बीपी हाई हो गया, 120 डिग्री गया। और अब की बार क्या होगा, अल्फा कहेगा मुझे भी अपनी पार्ट में मिला लो, एक बार बेटा अलग हो चुका है, एक बार गामा अलग हो चुका है, मुझे भी एक बार अलग कर दो। अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल है, बट किसके ऊपर नहीं है, 90 के। बेटा ये है ट्रेंड, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी। पार्ट 1 में इतना ही,
बाकी करेंगे हम लोग पार्ट 2। सबसे पहले बात समझिए कि पैकिंग परसेंटेज किसे कहते हैं। पैकिंग परसेंटेज जो एग्जाम के अंदर आ सकता है वो पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से भी आ सकता है। क्या फॉर्मूला होता है पैकिंग परसेंटेज का? पैकिंग परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इनटू में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ठीक है, यही पैकिंग एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला है। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहीं पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, समझते हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बस ये रहेगा, समझ के चलना। जैसे एक कमरा है, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मुझे पैकिंग परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे करेंगे? टोटल इसका वॉल्यूम कितना है वो अपॉन में रखेंगे, बच्चों ने कितनी जगह घेर ली है वो ऊपर रखेंगे, इनटू में 100 निकाल लेंगे, पैकिंग परसेंटेज आ जाएगी। हमें जो पैकिंग परसेंटेज निकालनी होती है वो 3 तरह के यूनिट सेल की निकालनी होती है बेटा जी। किसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरे नंबर पे हमें निकालनी पड़ती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड थर्ड नंबर पे हमें पैकिंग परसेंटेज निकालनी होती है बीसीसी की, भारत केमिस्ट्री क्लासेस, या कह लीजिए बोर्ड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बोर्ड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, आपको पता होगा सिंपल क्यूबिक को हम लोग एससी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेस सेंटर्ड को हम लोग एफसीसी से, एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को हम लोग बीसीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले इस पे फोकस करते हैं, बाद में वहां जाएंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको पता होगा कुछ ऐसे होता है। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्या है? हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल फंडा ही है। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यूनिट सेल क्या होता है? क्यूब की तरह होता है, इसकी एजेस होती हैं, एज, ये एज होती है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं दैट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी है? ए है, इसे हम बोल देते हैं ए। अब ये जो स्फीयर लगे हुए हैं इसका रेडियस आर मान लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। बेटा जी फोकस करना, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है एंड बन सकता है पेपर में। रेडियस ऑफ स्फीयर है आर, ये यूनिट सेल है, ये इसमें स्फीयर लगे हुए हैं। अब हमने दूर दूर लगाए बट एक्चुअल में ये स्फीयर ऐसे आपस में टच होते हैं, ऐसे सारे के सारे आपस में टच हैं। तो मतलब अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना है? ए है। और अगर आप उससे आर की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो कितना है? देखो यहां से यहां तक कितना है? ए है, बट ये स्फीयर ऐसे आपस में टच में है, आपस में टच में है, तो रेडियस इनका आर बनता है। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 2r आ जाएगी। आपने जो पहला काम करना है वो यही करना है, ए को आर की फॉर्म में लेके आना है। अगली बात समझिए, तो हमें दो चीजें निकालनी है पैकिंग परसेंटेज निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो पहले आपको पता रखिए कि सिंपल क्यूबिक में स्फीयर कितने आते हैं, नंबर ऑफ स्फीयर्स इन सिंपल क्यूबिक। कितने स्फीयर होते हैं सिंपल क्यूबिक में भाई? टोटल 8 होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? बनता है 1/8, तो यहां से 1 स्फीयर आ गया। ठीक है, अगली बात पे चलो, तो वॉल्यूम ऑफ कितने स्फीयर का निकालना पड़ेगा आपको? जितने स्फीयर आए हैं, तो एक स्फीयर आया है तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। यूनिट सेल के वॉल्यूम, यूनिट सेल एक क्यूब है और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है भाई? ए क्यूब। और ए की वैल्यू कितनी है? 2r, और आप यहाँ पे 2r का क्यूब करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 8r क्यूब आ जाएगा। अब आपको निकालनी है पैकिंग परसेंटेज। पैकिंग परसेंटेज, तो पैकिंग परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इनटू में क्या आता है? 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पाई आर क्यूब, पाई यानी 22/7 आर क्यूब, और ये 8r क्यूब रहेगा। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू में 100 लगता है, और जब आप सारे को सिंपल आउट आप करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहां से
52.4% आ जाएगा। ये किसकी आ गई? पैक्ड एरिया की परसेंटेज आ गई। आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, कितना स्पेस ऐसा है जो अनऑक्यूपाइड रहा, जो भर नहीं सका, तो इसकी 100 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 47.6 ऐसा रहेगा जो अनऑक्यूपाइड स्पेस रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ? आगे हम लोगों ने बढ़ना है भाई एफसीसी की तरफ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बेटा फोकस करना, बहुत ही आसान है। पहली बात, पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, आपको पता होगा पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं। एक बात होगी। अच्छा, हमें पता है, क्या पता है आपको? डेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है भाई ए। क्लियर है? अच्छा, फेस सेंटर में क्या होता है? पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी होते हैं। मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ज्यादा फील आ जाएगी आपको, बस ये ग्रीन ना हो। और सो साइड बात यह है, हर बार मेरे हाथ में ग्रीन ही आता है। चलिए, फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर में हो। फेस समझो ना, ऐसे पीछे वाला फेस है, उसका सेंटर यहाँ होगा, आगे वाला फेस है, उसका सेंटर यहाँ होगा। क्लियर? अब समझो, आपने क्या करना है? आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें पार्ट, देखो फेस सेंटर में पार्टिकल कहां पे? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में। आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो फेस को भी कवर करे और कॉर्नर को भी कवर करे। इसमें पार्टिकल सिर्फ कहां पे थे? कॉर्नर्स पे थे। तो आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो दो कॉर्नर को टच करती हो, तो उसकी वैल्यू निकाल ली। इसमें आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो किसको टच करती हो भाई? कॉर्नर को भी टच करती हो एंड फेस को भी। तो ये लाइन ऐसे हो सकती है, हो सकती है। ये सारे स्फीयर, इसकी वैल्यू यहां से कितनी है? आर। इसकी वैल्यू यहां से कितनी है? आर है। इसकी वैल्यू आर है और ये भी क्या है? आर है। अब आपको क्या करना है? वैल्यू निकालनी है, ए को आर के फॉर्म में निकालना है। क्लियर? आपने लिख लिया। ये मान लो एक क्यूब है आपका, ये क्या है? एक क्यूब है। क्यूब नहीं है, ये एक ट्रायंगल है, इसको बोल देते हैं ए बी सी। तो आप लोग लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने किया क्या है? मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कॉर्नर को भी कवर करती है और इसको भी, फेस के सेंटर को भी कवर करती है। कर लिया था। अब मैंने इसको एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी। ट्रायंगल में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एबी एक एज है, एज लेंथ कितनी होती है? ए का स्क्वायर। बीसी बी एक एज है, तो यहां पे भी ए का स्क्वायर। यहां से एसी रखो और इस पे अंडरलाइन हो जाएगा। अब एसी अगर आपको पता हो, देखो ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे इसका आधा यूज हो रहा है, तो आर ये पूरे में से जा रही है और इसमें से जा रही है, तो यहां से टोटल कितना हो गया? ये 4r और ये 2a स्क्वायर का रूट। इसके स्क्वायर से, ए के स्क्वायर से ए का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, वो कितनी आ जाएगी? 4r बाय अंडर रूट 2। होप कि आपको समझ में आ गई है, और अगर नहीं आती है तो डोंट वरी, उससे आ जाएगी। क्लियर है? मेन बात मैंने क्या बोली आपको? ए को आर की फॉर्म में लेके आना है। आपको ए को लेके आ गए हो, तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्फीयर इन एफसीसी। एफसीसी में कितने स्फीयर होते हैं भाई? एक मिनट में चेक कर लिया मोबाइल, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी कुछ? नहीं, सब सही जा रहा है। नंबर ऑफ स्फीयर इन एफसीसी कितने होते हैं? पहली बात तो कॉर्नर पे है, 8 इंटू 1/8 रहेगा। दूसरी बात कहां पे? फेस के सेंटर में है। फेस के सेंटर 6 होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना देखा जाता है? अगर ये फेस है, यहाँ पे इसके आर पार में फुटबॉल कर दे तो वो कितने कमरों में टच होगी? 1 2। क्लियर? तो 6 इंटू 1/2, यहां से कितने आ जाएंगे? टोटल 4 आ जाएंगे। तो पहले आप लोग क्या कर लोगे? वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स क्या रहेगा? 4 इंटू, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। पाई यानी 22/7 आर क्यूब। क्लियर है? उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है आप लोगों ने। यूनिट सेल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? ए क्यूब, और ए की वैल्यू कितनी है? 4r बाय अंडर रूट 2 का क्यूब। वो कितना आएगा? 64 r क्यूब बाय 2√2। क्लियर है? अब आपको क्या निकालनी है? पैकिंग परसेंटेज निकालनी है,
और पैकिंग परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इंटू में क्या आता है, 100 आता है। अब आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4 इंटू 4/3 22/7 r³ और ये कितना है 64 2√2 r³, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इंटू में क्या आता है बेटा जी, 100 आ जाता है। अब जब आप इसको मैथमेटिकल सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 74% आ जाएगा। ये वैल्यू याद रख लेनी चाहिए आपको। यहाँ पे कितना आया था, 52.4% आया था। एक तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या आती है, आपको ये पता होना चाहिए पैकिंग परसेंटेज कितनी आती है। ये तो बात होगी पैकिंग परसेंटेज। और अगर मैं आपसे पूछ लूं परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, कितना स्पेस यहाँ पे अनऑक्यूपाइड रहा, तो कितना रहेगा, 100 में से माइनस कर देंगे, अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना आएगा, यहाँ से 26% आने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बीसीसी की तरफ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरफ। ये एक यूनिट सेल है, हमें पता है कि पार्टिकल्स कहां पे तो होंगे ही होंगे, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होने ही वाले हैं। ठीक है, कॉर्नर में पार्टिकल लगा दीजिए। दूसरी बात पार्टिकल्स कहां पे होंगे, दूसरी बात पार्टिकल होंगे बॉडी के सेंटर में। क्लियर है। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है, ए होती है। कर लीजिए, हमने मान के चले हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी है भाई, ए है। एक बात। दूसरी बात क्या है, हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो किसको कवर करे, इसमें पार्टिकल कॉर्नर में थे, फेस के सेंटर में थे, हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली थी जो कॉर्नर को भी टच करती है और फेस के सेंटर को भी टच करती है। अब हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कॉर्नर को भी टच करती हो और किसको टच करती हो, दूसरे पार्टिकल में बॉडी के सेंटर में और बॉडी के सेंटर को भी टच करती हो। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करती है कॉर्नर और बॉडी के सेंटर को भी। अब क्या करोगे, आप इस लाइन की वैल्यू निकाल लोगे। आपको ए को आर के फॉर्म में लेके आना है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसके वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल ऐसे तो बनने नहीं वाला, ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, हमने इसको बोला था ए, इसको बोला था बी, इसको बोला था सी, इसको बोला है डी। आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में। अब आप इसमें देख लो सबसे बड़ी वाली कौन सी है, एडी वाली सबसे बड़ी होगी। ठीक है, एडी वाली सबसे बड़ी होने वाली है, ना कि एसी और सीडी। तो ट्रायंगल एसीडी में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, एडी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाओगे, इस पे रूट आ जाएगा। और अगर आपको पता हो एसी की वैल्यू जब हमने ए में कैलकुलेट की थी, आप कर लेना, आप दोबारा भी करोगे ना इन ट्रायंगल एबीसी, तो एसी की वैल्यू अगर आप ए में निकालोगे बेटा तो वो कितना आएगा, √2a ही आने वाला है। और सीडी तो एक एज है तो ए का स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, और यहां से ये एडी हो गया। करो, √2 का स्क्वायर, देखो इससे ये कैंसिल होगा तो ये होगा 2 और a का स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर, ये आ गया एडी को अगर आप आर के फॉर्म में करो, एडी ये स्फीयर है आधा है, ये स्फीयर है दो बार आधा है, और ये स्फीयर है आधा, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, लाइन ऐसे डाली है, आर 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 और ये आर, तो एडी में टोटल कितने आर आए, 4 आर आए। देखो जैसे यहां पे था, ये लाइन थी एसी आर 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 और ये आर था, ऐसी इस लाइन की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, मैंने पहले बोला है ये स्फीयर जो मैं छोटे बना रहा हूं, इसका मतलब ये छोटे नहीं है, बड़े बड़े स्फीयर हैं, ये सारे आपस में टच कर रहे हैं, बट हम बना नहीं सकते। बुक्स में आपको देखोगे तो आपको ये पूरे बड़े बड़े दिखेंगे, सारे आपस में टच ही हैं। तो यहां से अगर आप करो तो ये हो जाएगा 2a² प्लस a स्क्वायर, 3a² का रूट, a के स्क्वायर से a का रूट कैंसिल होगा, तो ये 4r बचा, a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4r/√3। तो यहां से पहली बात आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, a³ और a की वैल्यू कितनी है, 4r/√3 का क्यूब, कितना होगा वो 64r³/3√3। ठीक है, अगली बात आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्फीयर इन बीसीसी, नंबर ऑफ स्फीयर इन बीसीसी। बीसीसी में कितने स्फीयर आएंगे, पहली बात आपको पता होनी चाहिए पार्टिकल्स कहां पे हैं, कॉर्नर पे हैं,
कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 प्लस दूसरी बात फेस के सेंटर में है, फेस के सेंटर में सॉरी बॉडी के सेंटर में, ज्यादा आजकल पढ़ाना पड़ रहा है ना, कुछ भी बोला जा रहा है, बॉडी के सेंटर में है और एक बॉडी का एक ही सेंटर होता है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/1, सो सॉरी बेटा जी इक्वल टू आ गया 2। क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर क्या रहेगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आप लोग पैकिंग परसेंटेज निकाल लोगे। पैकिंग परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इनटू में क्या आता है 100 आता है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 8/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 64 आर क्यूब बाय 3√3। आर क्यूब से आर क्यूब तो कैंसिल मैं हर बार करवा ही देता हूं। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो वो 68% आएगा। देखो जरूरी नहीं है पेपर में आए और जरूरी ये भी नहीं है कि पेपर में ना आए, आ सकता है, स्पेशली एचपीएससी वालों को बोल लूंगा। तो जो बाकी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनको बेटा मैं बोलूंगा ये रिजल्ट जरूर याद रख लेना। जैसे मेरे को याद है ना, एक भी मिनट नहीं लगती। सिंपल क्यूबिक में 52.4% है, एफसीसी में 74% है और उसमें बीसीसी में 68% है। और बीएसएफ आता है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत सर फंटेस्टिक है ना, ये वाला आता है। तो अगली बात करें, अनऑक्यूपाइड स्पेस भी याद रख लेना, उसका 68 आया है तो ये कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा अनऑक्यूपाइड स्पेस। फ्रैक्शन निकालनी हो तो सॉरी भाई ये साइड का कुछ मिस हो रहा था, अभी इसके आई होप देख लोगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका साइड वाले का, जरूरी है साइड वाला भी दिखना। स्पेस फ्रैक्शन निकालनी हो तो इसकी आएगी 0.524, इसकी आएगी 0.74 और उसकी आएगी 0.68। क्लियर। आपको एक वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक में एक वैल्यू कितनी आती है 2r आती है, एफसीसी में एक वैल्यू 4r/√2 आती है एंड बीसीसी में एक वैल्यू 4r/√3 आती है। इससे बहुत आसान हो जाता है। तो बेटा जी ये था पैकिंग परसेंटेज हर एक का जो पेपर में आता है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल के पोर्शन करते हैं और फिर 2-3 टॉपिक ही हमारे रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे वो तुम वीडियो में देख ही लोगे। चलिए निपटाइए इसको भी जल्दी से। पैक्ड स्ट्रक्चर को क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके सामने ये पैकिंग है, ठीक है, और एक आपके सामने ये पैकिंग है, तो मैं आपसे बोलता हूं इन दोनों में से कौन सी पैकिंग अच्छी है। ऑब्वियसली आप सभी का एक ही आंसर होने वाला है कि ये वाली पैकिंग ज्यादा अच्छी है। ऑटो में सबने यात्रा की होगी है ना, तो ऑटो में जब यात्रा करते थे तो वो जो ऑटो वाला होता है उसकी इच्छा क्या होती है कि जो ड्राइवर की सीट है ना वहां पे भी कोई ना कोई सवारी हो ही जाए, है ना, वो बिल्कुल भी खाली लेके जाना पसंद नहीं करता। तो यही फंडा होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, पैकिंग ऑफ स्पेयर्स और कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पैकिंग ऑफ स्पेयर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच अ वे, कुछ इस तरह से करनी है दैट मैक्सिमम स्पेस हैज बीन ऑक्यूपाइड, कि ज्यादा से ज्यादा जगह भर ली जाए, ऑक्यूपाइड, एंड मिनिमम स्पेस रिमेन्स वैकेंट, कम से कम जगह खाली रहे। ठीक है, कम से कम जगह खाली रहे, कुछ इस तरह से आप लोगों ने पैकिंग करनी होती है। क्लियर। जब आप पैकिंग करते हो तो कुछ ना कुछ जगह खाली बचेगी। जब भी स्फीयर की पैकिंग होगी कुछ ना कुछ जगह खाली बचेगी। उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, या कह लीजिए इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। इंटरस्टिशियल साइट अगर डीएनएफ पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ोगे ही, वहां पे बड़ा फेमस टॉपिक आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल साइट से अवॉइड किसे कहते हैं कि जब हम स्फीयर्स की पैकिंग करते हैं कुछ ना कुछ जगह खाली बचती है, इस खाली जगह को ही बोला जाता है वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट। एम्प्टी स्पेस रिमेन्स बिटवीन स्फीयर्स आफ्टर द पैकिंग ऑफ द स्फीयर्स, between spheres after the
पैकिंग ऑफ दिस स्फीयर्स, कि जब हम स्फीयर्स की पैकिंग कर दें उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी उस खाली जगह को ही हम लोगों ने क्या बोलना है भाई, वॉइड बोलना है या इंटरस्टिशियल साइट बोलनी है। आगे बढ़ते हैं तो एक फेमस टॉपिक बनता है यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहेंगे कि जब भी हम क्लोथ पैकिंग कर रहे हैं, जब भी हमने क्लोथ पैकिंग की तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर स्फीयर्स, नेबर स्फीयर्स आपने पैकिंग की, ये हो रहा है, ठीक है। मान लो ये है A B C D E F G H I J K, तो स्फीयर्स टच कर रहे हैं। अब एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं यही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर आपसे पूछूं ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो ए चेक कीजिए आप लोग कितने स्फीयर को टच कर रहा है, सिर्फ एक स्फीयर को, तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। बी कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 2 को, तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। डी कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 4 को, तो डी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। एंड आई का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होने वाला है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के टाइप्स की। तो 3 तरह से होती है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2D एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बोले तो 3D। तो 1 डायमेंशन को करें, 1 डायमेंशन, डायमेंशन समझते हो ना, डायरेक्शन, आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पैकिंग करते चले जाना है। जैसे आप जा रहे हो ऐसे तो आप ऐसे ही चलते जाओ, या आप जा रहे हो ऐसे तो आप ऐसे ही चलते जाओ, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलना है, सिंपल सी बात है। इस पैकिंग का दूसरा नाम क्या होता है, लीनियर क्लोज पैकिंग होता है, क्योंकि इसमें एक तरह से लाइन सी बन जाती है, इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या होता है, लीनियर क्लोज पैकिंग। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो आप चेक कीजिए, फर्स्ट और लास्ट को नहीं चेक करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिए, ये 2 को टच कर रहा है, ये भी 2 को टच कर रहा है, ये भी 2 को टच कर रहा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 होता है। लीनियर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, 2 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन आ जाता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के फर्दर टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड इसमें दूसरा आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सारे का सारा फंडा इनके डायग्राम का है, क्या हम लोगों ने डायग्राम से समझना है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, कुछ इस तरह से। इसमें क्या करना है कि अगला जो स्फीयर लगाना है ना वो बिल्कुल स्फीयर के नीचे स्फीयर लगाना है, स्फीयर के नीचे स्फीयर, स्फीयर के बिल्कुल नीचे ही स्फीयर आप लोग लगाने वाले हो। और उसमें क्या है, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो अगला जो स्फीयर होगा ना या तो वो आगे से स्टार्ट करोगे आप लोग या फिर पीछे से स्टार्ट करोगे, ठीक है, या तो आगे से स्टार्ट करने वाले हो या फिर पीछे से स्टार्ट करने वाले हो। जैसे इसमें था, इसमें स्फीयर के एग्जैक्ट नीचे था, इसमें स्फीयर से आगे से स्टार्टिंग की है या फिर पीछे से स्टार्टिंग की है, ठीक है। इसमें आप चेक करो, मान लो ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर कितने स्फीयर को टच कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4, ऐसे आप किसी के लिए भी चेक करोगे तो वो 4 को ही टच करेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। एंड इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं कि जिन स्फीयर को ये टच कर रहा है अगर उनके सेंटर को मिलाओ तो एक स्क्वायर जैसी स्ट्रक्चर निकल के बाहर आती है। इस केस में बात करो तो आप जरा इस स्फीयर को चेक करो कितना टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो ये 6 को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा। एंड अगर आप शेप को चेक करो, एक स्फीयर को जितने स्फीयर टच कर रहे हैं अगर आप उनके सेंटर को टच करते हैं तो हेक्सागोनल टाइप से शेप निकल के आती है, और इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ करता है। बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D की। क्लोज पैकिंग इन 3D की अगर मैं बात करता हूं तो भाई इसके 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज HCP एंड सेकंड इज CCP। अब आपको पता होना चाहिए HCP किसे कहते हैं, HCP इज आल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, किसे कहा जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को कहा जाएगा। और CCP किसे कहा जाता है, CCP कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग को। अगर क्वेश्चन बना
तो सबसे ज्यादा चांसेस है इससे क्वेश्चन बने, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मेन आपको डायग्राम से क्लियर होगा तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 7 स्क्वायर लेने ऐसे, फिर ऐसे 3 3, फिर 7, ठीक है, और फिर 3, इस तरह से, फिर 7, फिर 3, 7 3 7 3 7 3 चलता जाता है। अगर आप सीसीपी की बात करो तो इसमें क्या होगा, पहले आप लोग लोगे 7 स्फेयर ऐसे, फिर 3, ये सीधे 3 है, फिर उल्टे 3, फिर 7, ठीक है, फिर सीधे 3, फिर उल्टे 3, और फिर ऐसे ही 7। अगर मैं 7 को ए बोल दूं, जहां भी 7 है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। जहां भी सीधे 3 है उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग, बी बोल देते हैं। और जहां भी उल्टे 3 है उन्हें हम लोग सी बोल देते हैं। ऐसे हमने इन्हें बोल दिया। तो इस क्लोज पैकिंग को क्या बोला जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस क्लोज पैकिंग इज आल्सो नोन एज एबी 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 टाइप पैकिंग। पेपर में क्वेश्चन आता है कि एबी एबी टाइप पैकिंग किसे बोलते हैं, तो याद रखना एचसीपी को बोला जाता है एबी 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 टाइप क्लोज पैकिंग। और अगर इसको हम बोलें, इसको क्या बोलेंगे, एबीसी 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 टाइप क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोला जाएगा, एबीसी 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 टाइप क्लोज पैकिंग। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का बिल्कुल हूबहू कौन सी लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है हमारे पास, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट लेयर बिल्कुल मिलती जुलती है किससे, थर्ड लेयर से। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद, बिल्कुल पैक हो जाएगी किससे, फोर्थ लेयर से। इसमें फर्स्ट लेयर किससे मिलती जुलती है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद फोर्थ लेयर, सेकंड लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद थर्ड लेयर एंड फिफ्थ लेयर एंड थर्ड लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद सिक्स्थ लेयर। क्लियर है। बात आती है इनके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल हो सकता है एमएन, एमओ, मैंने एम वाले याद कर रखे हैं। और इसमें जो कॉइनेज मेटल होती है लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये तो हो गए इनके डिफरेंस। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी की। हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो आप चेक करो तो इस स्फीयर के अराउंड में कितने स्फीयर हैं, 6 हैं। अब इसके ऊपर भी 3 रखे हुए हैं, नीचे भी 3 रखे हुए हैं। ऐसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अराउंड में 6 है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में कितना आने वाला है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 12 आने वाला है। क्लियर। अब आपसे पैकिंग परसेंटेज पूछी जाए तो वो भी दोनों में सेम होती है, कितनी होती है, 74% होती है। क्लियर है। डिफरेंस पूछे जाए तो 3 डिफरेंस होंगे, विद डायग्राम समझाओगे आप लोग, एंड ये इनकी सिमिलैरिटी हो जाती है। क्लियर। अब समझते हैं वॉइड के बारे में। वॉइड मैंने आपको भी बताया था, किसे कहते हैं वॉइड, एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस बचता है स्फीयर्स के बीच में। 3 तरह के वॉइड होते हैं जनरली, जिनको हम पढ़ते हैं। कौन कौन से भाई, सबसे पहले ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, और फिर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ट्राइगोनल किसे कहते हैं, दोज वॉइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय 3 स्फीयर्स, जो 3 स्फीयर की वजह से बनते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं, दोज वॉइड्स या द एम्प्टी स्पेस रिमेन्स बिटवीन 4 स्फीयर्स। ठीक है, इन 4 स्फीयर्स में से क्या होगा, 3 नीचे की तरफ लगेंगे, एक ऊपर की तरफ लगेगा, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा। और ऑक्टाहेड्रल किसे कहते हैं, जिसमें 6 हों। सर ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है, फिर 6 क्यों ले रहे हो, इसका भी रीजन है, मैं बताता हूं रीजन क्या है इसका। ठीक है, मैं बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 8 कोने। ठीक है, कोने इसमें 8 ही बनेंगी। 3 स्फीयर हम नीचे लेते हैं, 3 स्फीयर हम ऊपर लेते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वो 3 स्फीयर से बने हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 एंड ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। क्लियर है। यहां से नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है रेडियस रेशियो, जिसको हम लोग रेडियस रेशियो रूल भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, बट न्यूमेरिकल में इस वीडियो में नहीं कराऊंगा,
इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगा। रेडियस रेशियो रूल किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, रेशियो बोल रहे हैं तो रेशियो ही होगा। किसका रेशियो होगा? इट इज द रेशियो ऑफ कैटायन टू द रेशियो ऑफ एनायन। रेडियस रेशियो रूल किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, इसी को हम लोग रेडियस रेशियो रूल बोलते हैं। तो इनकी एक टेबल बनती है, ठीक है, एक टेबल बनती है जहां पे हमारा रेडियस रेशियो आता है, रेडियस रेशियो की रेंज आती है, ठीक है, जो बुक में दी गई है मैं वहां से बताना स्टार्ट करूंगा आपको। कहां से? सबसे पहले 0.155 से 0.225 होता है, फिर 0.225 से 0.414 होता है, फिर 0.414 से 0.732 होता है, और लास्ट में 0.732 से 1 होता है। अगर यहां से आप स्ट्रक्चर की बात करो तो जब रेडियस रेशियो इस रेंज में आएगा तो वो स्ट्रक्चर होगा ट्राइंगुलर। क्या होगा वो स्ट्रक्चर? ट्राइंगुलर, ठीक है। जब रेडियस रेशियो आपका इस रेंज में आएगा तो वो स्ट्रक्चर होगा भाई, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। जब इस रेंज में आएगा तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और जब इस रेंज में आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बीसीसी। अब आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। आपको गिवन क्या होगा? आपको दिया हो सकता है रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, उनका रेशियो निकाल लोगे आप, ऊपर कम वाला नीचे ज्यादा वाला, जो भी रेशियो आएगा इनमें से किसी रेंज में होगा। आपसे पूछ लेगा किसका स्ट्रक्चर क्या है, इनमें से कोई स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन में पूछ ले जाएगा, अब मान लो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बन जाते हैं एक टॉपिक से जिसका नाम होता है क्या होता है जिसका नाम होता है डेंसिटी। डेंसिटी से बहुत न्यूमेरिकल बन जाते हैं। डेंसिटी मतलब अगर मैं स्टेट बोर्ड्स की बात करूं, स्पेसिफिकली हरियाणा बोर्ड की बात करूं, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देते हैं वो डेंसिटी पे, ठीक है। इवन सीबीएसई में भी लास्ट ईयर तक था तो डेंसिटी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते थे। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से भी रिप्रेजेंट किया गया है कहीं पे, तो इसका फॉर्मूला होगा Z इंटू एम बाई N0 इंटू में ए क्यूब, वेयर Z इज नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने होते हैं यूनिट सेल के। यूनिट सेल आपके पास सिंपल क्यूबिक आ सकता है, बीसीसी आ सकता है, एफसीसी आ सकता है, बताया हुआ इनका 1 2 का 4 इतने होंगे नंबर ऑफ एटम्स। एम इज एटॉमिक मास। देखो एक बार मैं आपको बताता चलूं, कुछ भी गिवन हो सकता है, कुछ भी कैलकुलेट करना आ सकता है। डेंसिटी कैलकुलेट करनी आ सकती है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने आ सकते हैं, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आ सकता है। हरियाणा बोर्ड वाले तो इतने धुरंधर होते हैं, N0 भी कैलकुलेट करना बोल देते हैं। N0 जबकि एक फिक्स नंबर होता है। N0 किसे कहते हैं हम लोग? एवोगाड्रो नंबर को बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कहीं बुक में 22 है बट ये सिमेट्री बनाने के लिए 23 कर दिया मैंने, तो इस पे स्टार्ट मत होना। ए किसे कहते हैं हम लोग? ए बोले तो एज लेंथ, एज लेंथ। अब देखो एज लेंथ की आपको यूनिट चेक करनी है कि आपको यूनिट क्या दे रखी है, ठीक है। यूनिट जो होती है आपको जनरली पिकोमीटर दी होगी, या फिर आपको दी होगी नैनोमीटर, या फिर आपको दी होगी आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर पिकोमीटर है तो मीटर में होगा 10⁻12 मीटर, नैनोमीटर में होगा 10⁻9 मीटर, और आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा 10⁻10 मीटर, ठीक है। और अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये होगा 10⁻10 सेंटीमीटर। बेटा जी ध्यान से देख लेना, ये होगा 10⁻7 सेंटीमीटर और ये होगा 10⁻8 सेंटीमीटर। अब रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज डेंसिटी के न्यूमेरिकल लगा लेना, 3-4 न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट से, उनको अच्छे से कर लेना, बन जाता है न्यूमेरिकल इससे। तो यहाँ पे हमारा कौन से वाला पोर्शन कवर हो जाता है? यहाँ से हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है इस यूनिट का। एक बार भैया नीचे वाला देख लेना, बोर्ड वो रह गया था नीचे वाला, इसको भी चिपका दो। बात स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड की। सिंपल सी बात है, इम्परफेक्शन मतलब जो परफेक्ट ना हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे हम इसे? एनी इरेगुलरिटी कह लीजिए या फिर
डेविएशन कह लीजिए, एनी इरेगुलरिटी और डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ आइडियल क्रिस्टल। आपके पास एक आइडियल क्रिस्टल है, उसके अरेंजमेंट में अगर आप पंगे लेते हो, इरेगुलरिटी कर देते हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसे ही हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड बोल लेंगे या सिंपली डिफेक्ट बोल लेंगे। अब सर आइडियल क्रिस्टल किसे कहते हैं? आइडियल क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसमें बराबर हो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें आप चेक करो तो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन बराबर है, और आप चेक करो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ सेम है। ठीक है, हम इससे पंगे लें। ठीक है, पंगे कैसे लिए जा सकते हैं? पंगे लेने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें एक पॉइंट कम या ज्यादा होता है। ठीक है, एक पॉइंट पंगे लिए जाए, और लाइन डिफेक्ट में पूरी लाइन के साथ पंगे लिए जाए। मान के चलो जैसे ये है, इसमें ऐसे बना लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। डिफेक्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है, या तो कुछ कम कर देना या फिर कुछ ज्यादा कर देना। ठीक है, मान लो मैंने यहां से एक नेगेटिव कम कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव ज्यादा कर दिया, कुछ भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट कम या ज्यादा कर रहा हूं तो इसे मैं बोल लूंगा पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट किसे बोल लेंगे? मान के चलो ये आपके पास एक आइडियल क्रिस्टल है, याद रखना पहले आइडियल क्रिस्टल होना चाहिए। ठीक है, ये आइडियल क्रिस्टल है। अब लाइन डिफेक्ट में क्या करूंगा? मैं पूरी पूरी लाइन साफ कर दूंगा, या फिर पूरी पूरी एक नई लाइन की एंट्री हो जाएगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। पॉइंट डिफेक्ट में जिसमें एक पॉइंट इरेगुलर हो, और लाइन डिफेक्ट में पूरी पूरी लाइन इरेगुलर होगी। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट जो होता है या तो कुछ कम होने से होता है, अगर कुछ कम है तो उसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जिसमें कुछ कम हो जाता है। लाइन डिफेक्ट किसे कहते हैं? सॉरी, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसे कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट में क्या है कि जो जगह ऑक्यूपाई की हुई है उसमें से कोई चला जाएगा, कहते हैं ना वैकेंसी होगी। वैकेंसी मतलब जो की जगह वो खाली होगी। इंटरस्टिशियल में क्या होगा? जो वैकेंट साइट है वहां पे आके कोई बैठ जाए। व्हेन इंटरस्टिशियल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय एनी आयन, जब खाली जगह को कोई आयन ऑक्यूपाई कर लेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलने वाले हैं। अब ये डिफेक्ट जनरली टू टाइप्स के होते हैं भाई। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक, कह लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि आपने पंगे लिए, आपने कुछ कम या ज्यादा किया, बट स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं किया। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जो कैटायन और एनायन का रेशियो था वो सेम रहा। डिफाइन करो तो मैं किस तरह से करूंगा? इट इज द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस remains same before and after the defect, जिसमें कैटायन का और एनायन का रेशियो सेम रहेगा डिफेक्ट से पहले भी और डिफेक्ट के बाद भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो कैटायन और एनायन का रेशियो 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, यानी 1:1 है। अब डिफेक्ट करने का तरीका आपको पता है, या तो हम कुछ कम कर सकते हैं या फिर कुछ ज्यादा कर सकते हैं। जब कुछ कम करते हैं उसे वैकेंसी बोलते हैं, ठीक है, पहले आपके पास आइडियल क्रिस्टल होगा। और जब कुछ ज्यादा करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? आपने जैसे ये कर दिया, मान लो ये कर दिया, अब आप चेक करो पॉजिटिव कितने हैं? पॉजिटिव यहाँ पे 2 है, नेगेटिव कितने हैं? नेगेटिव यहाँ पे 2 है, उनका रेशियो निकालो तो 1:1 आएगा। आप कुछ ज्यादा कर रहे हो, मान लो आपने पॉजिटिव कर दिया नेगेटिव कर दिया, यहाँ से रेशियो क्या आएगा? 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, रेशियो आ गया 1:1।
तो स्टोइकियोमेट्रिक जो रेशियो पहले था, डिफेक्ट से पहले था, वो डिफेक्ट के बाद भी है। अच्छा, इस डिफेक्ट में सिंपल सी बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि अगर मैं एक पॉजिटिव को उड़ा रहा हूं तो एक नेगेटिव को भी उड़ा रहा हूं, एक पॉजिटिव को ऐड कर रहा हूं तो एक नेगेटिव को भी ऐड कर रहा हूं। क्लियर है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जिसमें स्टोइकियोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इन विच रेशियो ऑफ cation and anion does not या doesn't remains same before and after the defect, जिसमें कटायन का और एनायन का रेशियो सेम ना रहे डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल लेंगे। एग्जांपल करें, जैसे कि हमारे पास ये एक आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है, आइडियल क्रिस्टल जिसमें कटायन और एनायन का रेशियो सेम है। ठीक है, अब आपने पंगे लेने हैं, पंगे लेने मतलब कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कम कर सकते हैं या फिर कुछ ज्यादा कर सकते हैं। कर दीजिए, मान लो आपने एक पॉजिटिव ज्यादा कर दिया या मान लो आपने एक पॉजिटिव कम कर दिया। अगर आप अभी इनका रेशियो निकाल लोगे तो वो सेम नहीं आने वाला, और अगर सेम नहीं आने वाला तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इसके टाइप। स्टोइकियोमेट्री के दो टाइप होते हैं इस डिफेक्ट के, और उन्हें क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट और एक को बोला जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। एक को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और एक को बोला जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर है? अब समझिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट इज लाइक फर्स्ट बैच। अब जिस साल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा ऑब्वियसली उस साल बच्चे तो कम ही आए होंगे, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये डिफेक्ट फ्रैंकल शॉर्टकी का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिफेक्ट पूरे टॉपिक में, ठीक है। और शॉर्टकी की बात करूं, अब दूसरे साल जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा थोड़ा सा नाम चला गया होगा तो बच्चे ज्यादा आने लग गए होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। समझ जाना ये, ठीक है, मेन बात है यही। और मैंने आपको पहले ही बताया है क्या बताया है, केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी अगर आप क्या करो, पॉजिटिव को मेल मानने लगो और नेगेटिव को फीमेल मानने लगो, सबसे आसान हो जाएगी केमिस्ट्री। मान के चलो यहाँ पे दो पॉजिटिव को क्या मानना है आप लोगों ने? मेल मानना है, और नेगेटिव को क्या मान लेना है? फीमेल मान लेना है। ये दोनों बातें कर रहे हैं, लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, पहले साल का बैच है, कम बच्चे हैं, भीड़ भाड़ कोई ज्यादा नहीं है, तो ये बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली एक को पीछे भेज दूंगा। अब आप खुद से सोचना आप किसको पीछे भेजते, तो मैं क्या करूंगा, इस लड़के को उठा के यहाँ से पीछे भेज दूंगा। सब यही करते। अब यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, पीछे जाने की जगह ही नहीं है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अब मैं लड़कियों को बाहर निकाल दूं, क्या लगेगा? सर पे पार्शियल होने का इल्जाम लग सकता है, ऑब्वियसली लग सकता है। क्या कहेंगे, अरे भाई क्या दिक्कत है सर को, लड़कों को भी पीछे भेज रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अब की बार दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा, दोनों को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और कहीं पे बात हो रही है तो उनको भी बाहर निकाल देते हैं। ये है सारे का सारा फंडा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। ये समझ आना, फर्स्ट बैच है, भीड़ भाड़ का मैं बातें कर रहा है, मैंने एक को पीछे बिठा दूंगा क्योंकि जगह बहुत खाली है, जगह बिल्कुल भी नहीं है, बातें हो रही हैं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा उन्हें। तो इसमें क्या होगा, इस डिफेक्ट में जनरली कैटायन लीव देयर साइट, अपनी जगह को छोड़ते हैं, साइट एंड ऑक्यूपाई, और घेर लेते हैं किसको? इंटरस्टिशियल साइट्स को। अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स को घेर लेते हैं। इस डिफेक्ट में क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव द लैटिस, लीव द
लैटिस। इसमें बिल्कुल बराबर नंबर के कैटायन और एनायन अपनी, इसमें क्या है, अपनी जगह को छोड़ा है एंड किसी खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसमें क्या है, बिल्कुल लैटिस को ही छोड़ के चले गए, उस घर को ही छोड़ के चले गए हैं। क्लियर है। अब इस डिफेक्ट में आप चेक करो तो जितने आयंस पहले थे उतने आयंस अब भी हैं, तो मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई थिंक मास रिमेन्स सेम, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि किस डिफेक्ट में मास सेम रहता है, वो रहता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी, क्योंकि जगह उतनी है अभी भी, मास भी उतना है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास सेम रहा है, वॉल्यूम सेम रहा है, तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, डेंसिटी रिमेन्स सेम। इस डिफेक्ट में बात करो तो पहले से कम हो चुके हैं, तो मास क्या हो गया, इन दिस डिफेक्ट मास डिक्रीजेस। मास क्या हुआ भाई, डिक्रीज हो गया। अगली बात करें तो क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और जब मास कम हुआ है तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। अगली बात पूछी जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयंस की, कि आयंस कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं। अब जितनी जगह आयंस को पहले मिल रही थी उतनी जगह आयंस को अब मिल रही है, आयंस अभी भी उतनी ही है, तो उतनी स्पीड से ही चलेंगे। इसमें क्या होगा, आयंस को मूव करने के लिए स्पेस अब पहले से ज्यादा मिल गया। मार्केट में जा रहे हो, बहुत भीड़ भाड़ है, और 2-4 उठा दिए जाए वहां से तो स्पेस अच्छा मिल जाएगा, अच्छे से चले जाओगे। ये फंडा यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे स्पेस मिलेगा उन्हें मूव करने को, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बात करूं तो कंडक्टिविटी रिमेन सेम, कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और यहां पे बात करूं तो क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी एक ही चीज है जो यहाँ पे इंक्रीज करती है, वो है कंडक्टिविटी। अब आप चेक करो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, कैटायन को उठा के पीछे भेज दिया। और वैसे अपनी छोटी क्लास में, छोटी क्लास से मेरा मतलब है 11th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कैटायन का साइज जनरली एनायन से छोटा होता है। कैटायन का साइज जनरली एनायन से छोटा होता है। आप देखो कि मैंने एनायन को पीछे नहीं भेजा, कैटायन को भेजा, इट मींस वो आसानी से कहीं भी फिट हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर, is smaller than size of anion। इसमें कैटायन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू एनायन। और इसमें बात करें तो इसमें दोनों को बाहर निकालना है, इट मींस दोनों मेरी नजरों में बराबर रहे होंगे, तभी हो सकता है। साइज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन का साइज क्या है, बराबर है। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, समझ के चलना। ये डिफेक्ट कब हुआ, जब भीड़ भाड़ कम थी, तो दिस डिफेक्ट अकर इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये डिफेक्ट कब हुआ, जब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, तो दिस डिफेक्ट अकर इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। एग्जांपल की बात कर लें तो इसका एग्जांपल कर सकते हो आप लोग AgCl, और इसके एग्जांपल आप लोग कर सकते हो KCl। ठीक है। अगली चीज आपसे पूछी जाए कि बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन शो बोथ डिफेक्ट, जो दोनों डिफेक्ट को शो कर सकता है, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr बोलते हैं, जो फ्रैंकल डिफेक्ट को भी शो कर सकता है एंड शॉर्टकी को भी। और अगर आपसे पंगे लिए जाए बिल्कुल एक बताओ तो आप कह सकते हो फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, बट ये दोनों को शो करता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो जाती है, ये तो हुए स्टोइकियोमेट्री के टाइप, और जनरली पेपर में यही पूछे जाते हैं। बट अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के पढ़ते हैं, तो इसके दो डिफेक्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहां पे आपको एक टर्म सीखनी चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं डोपिंग। सुना होगा डोपिंग। ठीक है, वो शोएब अख्तर बड़ी रेल बन के चलता था, आप लोगों ने, आप तो छोटे थे शायद, पता नहीं देखिए। क्या होता है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत होता है डोपिंग वाला फंडा। डोपिंग में क्या होता है कि बाहर से इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और पावर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, सेम फंडा यहां पे भी होगा। क्या होता है डोपिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग फॉरेन इंप्योरिटीज। फॉरेन समझते हो ना, बाहर से फॉरेन इंप्योरिटीज टू इंक्रीज द
कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड। क्या करने के लिए किया जाता है भैया? हमेशा अगर कोई मतलब एथलीट भी अगर डोपिंग करता है तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करता है। ऐसे अगर किसी सॉलिड में भी डोपिंग होती है, इट मींस उसकी पावर बढ़ाने के लिए ही की जा रही है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड। इस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग। एंड द impurity thus added is called dopant। और उस impurity को क्या बोलेंगे हम लोग? डोपेंट बोलेंगे। अब एक और बड़ा फेमस टॉपिक निकल के आता है यहाँ से, एफ सेंटर। एफ सेंटर, आपके पास कोई एक आयनिक सॉलिड है, मान लो ये है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 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 Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये नमक है, नमक को आपने गर्म किया, तो जब आप गर्म करोगे तो यहां से एक एनायन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। इस खाली जगह को क्या बोला जाएगा? अनायनिक वैकेंसी। क्या बोलेंगे इसे? अनायनिक वैकेंसी बोलेंगे। एनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया जब हमने एक आयनिक सॉलिड को हीट किया। तो इस खाली जगह को अगर कौन ऑक्यूपाई कर ले? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ले। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? चार्ज को बैलेंस किया है, चार्ज को बैलेंस कर दिया। चेक करना, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। बट इस केस में अगर आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ कैटायन, अच्छा मेटल एक्सेस किसे कहते हैं? याद रखना, जिसमें कैटायन ज्यादा हो एनायन से तो उसे कहते हैं मेटल एक्सेस। और डेफिशिएंसी किसे कहते हैं? जिसमें कैटायन कम हो एनायन से। आप चेक करना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है कैटायन। और एनायन कितने हैं जी? 1 2 3 4 5। सर ये इलेक्ट्रॉन की तो नेगेटिव चार्ज है, बट ये पार्टिकल नहीं है, ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसको आप पार्टिकल नहीं बोल सकते, देखा नहीं है किसी ने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करो कि कैटायन ज्यादा है एनायन कम है। तो एफ सेंटर किस में आता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आता है। समझ रहे हो? अब बात कर रहा था मैं एफ सेंटर की। व्हेन एन अनायनिक वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सो दैट की न्यूट्रलिटी बनी रहे, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पीसीज है, ये जो आयनिक कंपाउंड है, ये कलर्ड हो जाएगा। एफ मतलब यहाँ पे फार्बन या फार्बन जेंटर सेंटर बोलते हैं इसे, और इसका मतलब होता है कलर्ड, कि आपने उसको गर्म किया, इलेक्ट्रॉन ने उस एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया और ये कलर शो करने लग गया। ठीक है, नमक का कलर क्या होता है? गर्म करने पे येलो हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ सेंटर बोलते हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक्सेस करनी है, ज्यादा कब हो सकती है? या तो एनायन वैकेंसी हो, ठीक है, एनायन जगह छोड़ के चले जाए तब हो सकता है, या इंटरस्टिशियल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय। सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं ना भाई, या तो आप किसी को ना पढ़ने दो या खुद ज्यादा पढ़ने लग दो, या तो कैटायन को ज्यादा करने के दो तरीके, या तो एनायन को कम कर दो, एनायन को कम कर सकते हो, या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन को ज्यादा कर दो। ऐसी मेटल डेफिशिएंसी कब होगा? जब कैटायन कम हो। कैटायन कम कैसे होंगे? कैटायन छोड़ दिए अपनी जगह, कैटायन वैकेंसी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? इंटरस्टिशियल साइट, खाली जगह को, इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाइड बाय एनायन। खाली जगह को कौन ऑक्यूपाई कर ले? एनायन ऑक्यूपाई कर ले। क्लियर है? तो ये किस में आता है भाई? ये सारे का सारा आपको टॉपिक है, इम्परफेक्शन ऑन सॉलिड या फिर डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट बनता है स्पेशली ये डिफरेंस। कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो तीन तरह के सब्सटेंस होंगे भाई। एक होते हैं कंडक्टर, ठीक है, एक होते हैं इंसुलेटर्स, और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहेंगे हम? दो सब्सटेंस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से बिजली को पास हो जाने देते हैं। इनको हिंदी में बोल सकते हैं सुचालक। इंसुलेटर किसे कहेंगे? विच डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से बिजली को पास ना होने दे। और सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे? जो आधी बिजली को पास होने दे और आधी बिजली को पास ना होने दे। अगर इनकी कंडक्टिविटी की रेंज की बात करूं तो इनकी होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो कंडक्टिविटी की रेंज क्या होगी, 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और सेमीकंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी की रेंज की बात करूं तो वो क्या होने वाली है भाई, 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओहम इनवर्स। याद रखना, एक नंबर का पॉइंट बन सकता है, ठीक है। कंडक्टर जो बिजली को पास होने दे, इंसुलेटर जो नहीं होने देते, सेमीकंडक्टर जो पास भी होने दे सकते हैं और नहीं भी। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, पता हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, अगर नहीं पढ़ी है अभी तक। मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर किसे कहते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से फ्लो करती है, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जो अपने अंदर से बिजली को पास नहीं होने देते। एग्जांपल हो सकता है इसका ग्लास, रबर, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी। कहीं गीली लकड़ी को चेक करने लगे जो सर ने बोला है इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होगी और बाल खड़े हो जाए, ठीक है। सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे, देखो सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, देखो सेमीकंडक्टर का जो बेस्ट ग्रुप है वो कौन सा है, वो है ग्रुप 14। ग्रुप 14 बोले तो चांद, सी, जिन्नी, सोनी, पंजाबन, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इनमें से भी ये ज्यादा बेस्ट है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आप चेक करोगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, NH2 Np2, मतलब इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। और अगर आपको पता हो टोटल 8 की जगह होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 की जगह खाली है, तो 4 क्या होंगे, इसमें होल्स होंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 होल्स हो। तो एक्सट्रिंसिक में कुछ ज्यादा हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है या होल ज्यादा हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, दो सेमीकंडक्टर इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर ना हो, उन्हें बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। मैंने कैसे याद रखा हुआ है, एक्स्ट्रा। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्स्ट्रा, जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे या होल्स एक्स्ट्रा होंगे। और इंट्रिंसिक में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो है भाई वो बराबर रहने वाले हैं। इसमें बराबर नहीं है तो इसे बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इसमें बराबर है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को क्या बोला जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाने वाला है। क्लियर है। अच्छा, एक बैंड थ्योरी होती है, शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है। दो बैंड होते हैं, ये है मान लो फील्ड बैंड, ठीक है, और ये है एम्प्टी बैंड, ठीक है, ये है। इसे बोलेंगे वैलेंस बैंड, इसे कहेंगे कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो गैप है इसे बोलेंगे एनर्जी गैप। कंडक्टर में ये गैप बहुत कम होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ऊपर चले जाते हैं। यहां पे बात करें तो ये है फील्ड बैंड और ये है एम्प्टी बैंड। इनके बीच में क्या है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, लार्ज एनर्जी गैप। सेमीकंडक्टर्स में क्या होने वाला है भाई, सेमीकंडक्टर में गैप तो होगा बट क्या होगा, एक मीडियम एनर्जी गैप होगा। याद रखना, इसे बोलते हैं फील्ड बैंड, इसे बोलते हैं एम्प्टी बैंड, इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का एनर्जी गैप, अगर एनर्जी गैप बहुत थोड़ा है या है ही नहीं, उसे कंडक्टर कहेंगे। जिसमें बहुत ज्यादा है उसे इंसुलेटर कहेंगे, जिसमें ठीक ठीक है उसे सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसे प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इम्प्योर के फर्दर टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप नाम से क्लियर है, इसे हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। और पी टाइप को क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी बोला जा सकता है।
ठीक है, अब देखो जैसे कि आपके पास सेमीकंडक्टर बेस्ट कौन सा रहेगा, सिलिकॉन ले लो, एस आई एस आई एस आई एस आई एस आई एस आई, ये है सिलिकॉन। ठीक है, आपको पता होगा कितने सिलिकॉन है, ये 8 है ना, और सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 8 चौका 32, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे और 32 क्या होंगे, होल होंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज माना जाता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो अभी नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है, ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव में आ जाओ, सिलिकॉन किया, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, कितने सिलिकॉन लिए, 9 लिया ना, एक को उड़ा दो यहाँ से, इंप्योरिटी भी ऐड करनी है। ठीक है, 8 हो गए, 8 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 32 ही क्या हो गए भाई, होल हो गए। अब ये न्यूट्रल है। अब इसको नेगेटिव बनाना है। ये नेगेटिव कब बनेगा, जब कोई ऐसी इंप्योरिटी ऐड करोगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और ये ग्रुप 14 के है, ग्रुप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, 15 के पास होंगे, 16 के पास होंगे, 17 के पास होंगे। बट आप 16 17 को ऐड नहीं कर सकते हो, आप आसपास वाले ऐड कर सकते हो। क्यों सर, क्योंकि साइज सेम सेम सा है, और जब साइज सेम सेम सा होता है तभी एडिंग होती है, नहीं कि बहुत बड़ा साइज है बहुत छोटा साइज आप ऐड कर दोगे तो नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या आता है, नच, पंजाबन, अस्सी, सब बेताब, है ना। और जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो क्या होगी, NH2 NP3 होगी। ठीक है, NH2 NP3, यानी आपने यहाँ पे मान लो इंप्योरिटी ऐड कर दी ना, इंप्योरिटी को रेड पेन से दिखाते हैं, ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया फास्फोरस। तो फास्फोरस की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 3 5, टोटल 8 की जगह होती है, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। और होल्स कितने होंगे, 8 की जगह होते हैं ना, 3 होल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 35, नहीं गलत बोल दिया, 37 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 35 क्या हो गए हैं, होल हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंप्योरिटीज ऑफ ग्रुप 15 आर एडेड, ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं, दैट पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड। कौन सी इंप्योरिटी ऐड करने हैं इसमें, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। यहां पे आ जाओ, अब इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है मतलब आप ऐसी इंप्योरिटी ऐड करोगे जिसके पास होल ज्यादा हो, होल ज्यादा हो मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो, और 14 से कम इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, ग्रुप 13 के पास होने वाले हैं। ऑब्वियसली 12 के पास भी हो सकते हैं, बट हम पड़ोस वाले ऐड करते हैं। 13, बाबा, अली, गया, इंडिया से थाईलैंड। ठीक है, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे वो होगी NH2 NP1। ठीक है, आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, रेड पेन से दिखाना है, रेड पेन से दिखा देते हैं। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और 5 होल्स लेके आएगा। तो इसमें क्या है, 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और होल्स कितने हैं, 37 होल्स हैं। क्लियर। तो इसमें आपने कैसे इंप्योरिटीज ऐड की हैं, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन यानी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड। कैसे इंप्योरिटीज ऐड की हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। आगे बात को याद रखिए, और क्या क्या बातें होंगी भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, और इसमें क्या है, होल्स आर इन मेजॉरिटी। इसमें करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सरकार इलेक्ट्रॉन्स की है, और इसमें करंट फ्लो ड्यू टू होल्स। क्लियर है। तो ये आपका बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझो ना, मैग्नेट के सामने रख देंगे किसी सॉलिड को तो वो क्या इफेक्ट शो करेगा। देखो यार, दो ही बात हो सकती है, या तो उसकी साइड अट्रैक्ट होगा या फिर अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल करेगा, ये फंडा रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री में जनरली हम दो ही टाइप करते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। फिजिक्स में और ज्यादा करते हैं, तो हमने वैसे भी ज्यादा भी पढ़ना है। पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिखा हुआ है और इनकी बात बताई है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, विच आर वीकली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, विच आर वीकली रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव। एंटी फेरोमैग्नेटिक विच आर स्ट्रांगली रिपल्सिव, एंड फेरोमैग्नेटिक जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट, या कह लो रिश्ते वाले हैं। ठीक है, रिश्ते वाले आ गए।
अब एक घर में मान लो कि 2-3 ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, शादी नहीं हुई, तो उसके साइड अट्रैक्ट होंगे रिश्ते वालों की तरफ या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। तो जो थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ये उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। अब डायमैग्नेटिक किसे कहेंगे? जिसमें ये पेयर्ड हो जाएं। अब ये सारे शादीशुदा रिश्ते वाले आगे, इनको जरूरत है क्या इनकी? इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, इनको भगाएंगे यार, भागो, सबकी शादी हुई पड़ी है, ठीक है। अब ये बात होगी, ये क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। अब अगली बात समझो कि एक घर में 5 बेटे और 5 के 5 ऐसे हैं जो सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, रिश्ते वाले आगे टूट के पड़ेंगे ये तो इस पे या नहीं? किसी एक की तो हो जाए, देखी जाएगी। तो ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, जिसमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें थोड़े से अनपेयर्ड हो। पैरामैग्नेटिक जिसमें थोड़े से पेयर्ड हो। डायमैग्नेटिक जिसमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड हो, पैरामैग्नेटिक। और जिसमें सारे के सारे ही पेयर्ड हो जाएं, वो क्या होंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक। और जिसमें कुछ पेयर हो, कुछ अनपेयर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फेरीमैग्नेटिक। मतलब इनके लिए तो रिपल्शन शो करेंगे और इनके लिए क्या शो करेंगे? वो अट्रैक्शन शो करेंगे। ये है सिंपल सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और यहां पे खत्म हो जाता है आपका सॉलिड स्टेट।